हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक दैट इज़ डायरेक्टिंग। ठीक है, तो इससे पहले आप जो प्रोसेस पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट के, उसमें आप प्लानिंग को कवर कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग को कवर कर चुके हैं, स्टाफिंग को कवर कर चुके हैं। अब आपका जो फोर्थ प्रोसेस है वो है आपका डायरेक्टिंग, राइट। तो प्लानिंग में आपने प्लान किया, ऑर्गेनाइजिंग में उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करी, स्टाफिंग में आपने जो आपने वर्क डिसाइड किया प्लानिंग में, जिसके लिए आपने चीज़ें ऑर्गेनाइज करी, उसके लिए अब आपने स्टाफ को लेकर आए। ठीक है, स्टाफ को आपने रिक्रूट किया उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ तक आपने सारी तैयारियाँ की हैं, लेकिन आपने काम कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, आपने तैयारियाँ सारी कर ली हैं, लेकिन काम अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है। वो आप स्टार्ट करेंगे डायरेक्टिंग में। आप लोगों ने मास्टर शेफ देखा होगा, राइट। सब नहीं देखा होगा, कोई ना कोई एपिसोड तो डेफिनेटली देखा होगा। तो मास्टर शेफ में क्या होता है, जब भी उनका कोई कंपटीशन होता था तो सबके टेबल्स के ऊपर इंग्रेडिएंट्स सारे रखे होते थे, राइट। सारे इंग्रेडिएंट रखे होते थे, यानी ये आप समझ लीजिए कि रॉ मटेरियल उनका रेडी था। ठीक है, यहाँ पर एक कंटेस्टेंट खड़ा होता था, यहाँ पर एक कंटेस्टेंट खड़ा होता था, अनदर टेबल पर अनदर कंटेस्टेंट। ठीक है, यानी आपके एम्प्लॉयज़ भी रेडी हैं। बट ये वेट किस चीज़ का करते थे, ये वेट करते थे कि जब सामने से कोई शेफ़, जो भी वहाँ पर शेफ़ होते थे, वो इन्हें इंस्ट्रक्शंस देते थे कि आपको इस इंग्रेडिएंट से क्या बनाना है, कितने टाइम में बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देते थे, तब ये लोग अपना वर्क स्टार्ट करते थे, राइट। मतलब इंग्रेडिएंट तो सबके पास सेम है, लेकिन आपको बनाना क्या है, स्वीट डिश बनानी है, कोई स्नैक्स बनाने हैं, वो लोग वो बताते थे, राइट। उसके बाद ये एम्प्लॉय कहीं वर्क को स्टार्ट करता था, इनिशिएट करते थे, राइट। तो यही आपका जो डायरेक्टिंग प्रोसेस है, उसमें भी यही है कि आपके रॉ मटेरियल्स रेडी हैं, आपका प्लान रेडी है कि आपको करना क्या है, आपके गोल्स आपको पता है कि आपको क्या अचीव करने हैं, रॉ मटेरियल भी रेडी है, आपने उसके लिए एम्प्लॉयज़ भी रख लिए हैं कि जो आपके लिए काम करेंगे। लेकिन अब एक्चुअल लेवल पर काम कब स्टार्ट होगा, जब आपको कोई डायरेक्ट करेगा। ठीक है, जब आपको कोई बताएगा कि आपको एक्चुअल काम कैसे करना है, यानी एक्चुअल में जो वर्क स्टार्ट हो रहा है वो किस पर स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्टिंग के प्रोसेस से, राइट। तो अब इसका मीनिंग देख लेते हैं, क्या मीनिंग इसका गिवन है। डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस एंड मोटिवेशन टू द स्टाफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क एफिशिएंटली इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग में आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइड करते हैं या मोटिवेट करते हैं अपने स्टाफ को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ को, कि वो एफिशिएंटली वर्क करें सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव किए जा सकें, राइट। आप उन्हें इस तरह से डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि वो वर्क प्रॉपरली करें, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सकें। डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजरल फंक्शन। हमने अभी डिस्कस किया कि ये मैनेजरल फंक्शन है, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट। तो ये इसी का पार्ट है। तो ये क्या है, आपका की मैनेजरल फंक्शन है जो मैनेजर परफॉर्म करता है अलॉन्ग विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट। तो मैनेजर्स के ही सारे फंक्शन है। फिर है डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। देखो डायरेक्टिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर मैंने आज अपने एम्प्लॉयज़ को बता दिया कि आपको सर इस तरह से काम करना है, इस तरह से आपको वर्क परफॉर्म करना है, इतने टाइम में करना है, ये क्वालिटी रहनी चाहिए, राइट। तो क्या ये पॉसिबल है कि पूरे साल मुझे उन्हें कुछ और बताना ही ना पड़े? क्या उन्हें कभी कोई कन्फ्यूज़न हो ही ना? तो देखो ये पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्टिंग आपने आज किया, आपको रोज़ उन पर ध्यान देना है, रोज़ उन्हें गाइड करना है, डायरेक्ट करना है। मिस्टेक्स सबसे होती हैं, राइट। दूसरी चीज़, अगर आपने अपनी तरफ से ध्यान देना बंद कर दिया तो देखो एम्प्लॉयज़ की उनकी खुद की कंपनी नहीं है, राइट। वो यहाँ दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, वो जस्ट अपना वर्क कंप्लीट करेंगे कैसे भी। अगर आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तो वो भी इतना ध्यान नहीं देंगे, वो किसी भी तरह से बस अपना टारगेट पूरा करेंगे और चले जाएंगे। वो क्वालिटी पर या जो आपने स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए हैं उसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देंगे। तो डायरेक्टिंग यानी आपको उन्हें डायरेक्शन तो हमेशा देनी है, उन्हें हमेशा गाइड करना है। और समटाइम्स क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो भी चेंज आता है, कोई न्यू वर्क आ गया, ठीक है, वो करने से डरते हैं। अब मिड ऑफ द ईयर में, यानी ईयर के बीच में आपने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी या आपने कुछ फंक्शंस न्यू ऐड कर दिए, तो उससे करने के लिए ना एम्प्लॉयज़ को मनाना पड़ता है कि आप इसे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो 1000 ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं, सबको मनाने के लिए आपको कुछ लोग चाहिए जो उन्हें मोटिवेट कर सकें कि ये काम ईजी है, आप लोग इसे ईजिली कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये नहीं भी आता है तो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, आपको उन्हें मोटिवेट करना है, गाइड करना है कि इस काम को कैसे करना है। तो डायरेक्टिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, प्लस ये टॉप लेवल से बॉटम लेवल की तरफ चलता है,
हायरार्की में चलता है टॉप लेवल से बॉटम लेवल। देखो 3 लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। टॉप लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्ट करता है कि आपको वर्क कैसे करना है, मिडिल लेवल बॉटम लेवल को डायरेक्ट करता है, और बॉटम लेवल अब जाकर किसको, जो एक्चुअल एम्प्लॉयज जो आपके ग्राउंड लेवल पर एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं उन्हें डायरेक्ट करता है, राइट। तो ये कैसे चल रहा है आपका टॉप टू बॉटम, टॉप ने मिडिल को डायरेक्ट किया, मिडिल ने बॉटम को, बॉटम ने एक्चुअल एम्प्लॉयज को, राइट। ये था इसका मीनिंग। comes to the characteristics of directing. What are the characteristics of directing? First one is directing initiates action. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक्चुअल में वर्क किस स्टेज पर स्टार्ट होता है, एक्चुअल में वर्क तब स्टार्ट होता है जब आप एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करते हैं, राइट। तो डायरेक्टिंग प्रोसेस से ही आपका वर्क एक्चुअल में स्टार्ट होता है, एक्शन में आता है। सो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट सेकंड है आपका डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि टॉप लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्ट कर रहा है और मिडिल लेवल आपका लोअर लेवल को और लोअर लेवल एक्चुअल एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट कर रहा है, तो ये हर एक लेवल पर होता है, ठीक है। सो इट प्रेजेंट एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये भी अभी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ चलता है प्रॉपर हायरार्की में। तो देखो अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से आती है तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे से कर सकते हैं, राइट। नाउ कम्स टू इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग? सो फर्स्ट वन, द वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा है, डेफिनेशन में भी पढ़ा है, सेम है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, यानी एक्चुअल वर्क यहीं पर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट। एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को एक साथ लेकर आती है। देखो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी नेसेसरी। अ मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ एंड वर्क एज अ टीम। हर एक लेवल पर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन क्या मतलब होता है कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं सबका काम एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होता है, राइट। अगर उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वर्क भी अच्छे से परफॉर्म नहीं हो सकता। तो बहुत ज़रूरी है कि आपस में सबके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है वो दूसरे को इन्फॉर्म करे, राइट। तो यहाँ पर एक मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे कि वो सारे लोग मिलकर एक टीम की तरह वर्क करें, इंडिविजुअल वर्क ना करें, टीम की तरह वर्क करें। तो डायरेक्टिंग का यहाँ रोल ये है कि वो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके एफर्ट्स को एक साथ लेकर आता है सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें, राइट। क्योंकि वो एक टीम की तरह जब वर्क करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर पाएंगे। इंडिविजुअल अगर वो अपना अपना काम करते रहेंगे और दूसरे के वर्क को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। It motivates subordinates by showing leadership qualities to work efficiently and to contribute their maximum efforts toward the achievement of organizational goals. देखो ये सारे आपके ना डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स में अभी आएंगे आगे। मोटिवेशन, लीडरशिप, यानी एक मैनेजर का रोल होता है कि वो लोगों को, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें डायरेक्ट करे, गाइड करे, काउंसिल करे, मोटिवेट करे, लीड करे उन्हें, राइट। तो मोटिवेशन एंड लीडरशिप तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एक मैनेजर का, कि वो जितने भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, यानी जो जितने भी लोग, जितने भी एम्प्लॉयज़ उसके अंडर वर्क कर रहे हैं वो उन्हें लीड करे। और लीड वो तभी कर सकता है जब उसके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है, जिससे वो लोगों को मोटिवेट कर सके कि हाँ आपको एफिशिएंटली वर्क करना है, आपको अपना मैक्सिमम एफर्ट देना है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने हैं। तो एज अ मैनेजर उस पर्सन के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लोगों को अच्छे से मोटिवेट कर पाए, ठीक है। तो डायरेक्टिंग में आप मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं लोगों को, जिससे उनका जो वर्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सकें। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स चेंज। चेंज को कैसे फैसिलिटेट करता है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मिड ऑफ द ईयर कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल आज तक आप, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल्स दिए हैं कि आजकल आप मैनुअली अकाउंट बना रहे थे, राइट, बट अचानक से आपके यहाँ चेंज आया और टेक्नोलॉजी ने जगह ली और कंप्यूटर से आपको अकाउंट बनाने, ठीक है। तो जो लोग मैनुअली वर्क कर रहे थे, अचानक से अगर आप उन्हें कंप्यूटर पर शिफ्ट कर देंगे तो वो घबरा जाएंगे, वो इस वर्क को करना ही नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो इसके यूज टू नहीं हैं, उन्हें इस पर वर्क करना इतने अच्छे से नहीं आता, ठीक है। तो उन्हें क्या लगेगा कि यहाँ पर चांसेस हैं गड़बड़ होने के और मिस्टेक्स होंगी तो कहीं ना कहीं हमारी जॉब पर इसका असर आएगा। तो यहाँ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो डर जाते हैं और वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो यहाँ रोल आता है डायरेक्टिंग का, यहाँ रोल आता है मैनेजर का
कि वो उन्हें मोटिवेट करे, वो उन्हें गाइड करे कि नहीं, हम आपको ये टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, जो प्रॉब्लम होगी हम देखेंगे, ठीक है, और आप ये कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और इससे आपका वर्क ईजी ही होगा, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्टिंग क्या करती है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मोटिवेट करती है, उन्हें कम्युनिकेट करती है कि ये टेक्नोलॉजी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका वर्क ईजी करने के लिए आई है, राइट। तो बेसिकली ये आपके एम्प्लॉयज़ को कन्विंस कर लेती है, उन्हें हेल्प करती है कि जितने भी चेंजेस हुए हैं आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, और इसमें हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ को इस तरह से मोटिवेट करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, डायरेक्टिंग हेल्प्स इन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी डायरेक्टिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनाए रखने में, बैलेंस बनाए रखने में। तो देखो, अगर एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से डायरेक्शन मिलेगा, उन्हें सही तरीके से कोई गाइड करेगा, उन्हें कोई टाइम टू टाइम मोटिवेट करेगा वर्क के लिए, ठीक है, कि आपको ग्रुप में वर्क करना है, सबके साथ कोऑपरेशन करना है या कोऑर्डिनेशन के साथ आपको वर्क करना है, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉय को आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो अगर इस तरह से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि आपको कैसा काम करना है, किसके साथ करना है, प्रॉपर मोटिवेशन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस वे में चलाने के लिए, राइट। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्या प्रिंसिपल्स होते हैं डायरेक्टिंग के? इफेक्टिव डायरेक्टिंग इज अ चैलेंजिंग टास्क एज इट इन्वॉल्व्स मैनी कॉम्प्लेक्सिटीज। यानी डायरेक्टिंग क्या है, देखो, डायरेक्ट करना अपने सबऑर्डिनेट्स को ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है, ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी इसमें होती हैं। अ मैनेजर हैज़ टू डील विद पीपल विद डाइवर्स बैकग्राउंड एंड एक्सपेक्टेशन। रीज़न क्या है कि क्यों डिफिकल्ट टास्क होता है? देखो, आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ मैनेज करना है, लीड करना है, ठीक है, आपको उनको मोटिवेट करना है। लेकिन अगर 1000 एम्प्लॉयज़ हैं आपके अंडर, तो वो 1000 एम्प्लॉयज़ अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, ठीक है, अलग अलग उनकी एक्सपेक्टेशन है, उनकी नीड अलग हैं, तो सबको एक साथ मैनेज करना, सबको मोटिवेट करना कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स टास्क बन जाता है, ठीक। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है आपका? मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी जब भी आप अपने एम्प्लॉयज़, अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, तो आपका मेन मोटो क्या होना चाहिए उस टाइम पर कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करें। यानी जितनी उनकी एफिशिएंसी है, जितना वो वर्क दे सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, वो उतना दें। डायरेक्टिंग टेक्निक मस्ट बी अप्लाइड टूवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी डायरेक्टिंग टेक्निक हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल हैं, ठीक है, वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करें, किस लिए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इट शुड ब्रिंग आउट अनटैप्ड एनर्जीज ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी यहाँ पर एज ए मैनेजर हमारा क्या रोल होगा कि हम एम्प्लॉयज़ की अनटैप्ड एनर्जीज को भी यूज़ करें ऑर्गेनाइजेशनल के बेनिफिट के लिए, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ की अनटैप्ड एनर्जीज को भी यूज़ किया जाए। यानी बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि जो एक एम्प्लॉय है वो अपना 100% दे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट, एफर्ट्स पूरे लगाए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। पॉइंट है आपका हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। हार्मोनी का मीनिंग क्या होता है? देखो, हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इसका मीनिंग होता है तालमेल, ठीक है, तालमेल बने रहना ऑब्जेक्टिव्स के बीच में। कौन से ऑब्जेक्टिव्स? यहाँ पर बात हो रही है उन ऑब्जेक्टिव्स की जो एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, प्लस जो एक इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव हैं। एक इंडिविजुअल जो आपके यहाँ वर्क कर रहा है उसके भी कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स के बीच में तालमेल बना रहे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू मोटिवेट पीपल एंड डायरेक्ट देयर एफर्ट टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव एंड देयर पर्सनल गोल्स। यानी मैनेजमेंट का क्या यहाँ रोल है कि वो मोटिवेट करें एम्प्लॉयज़ को, जिससे उनके जो एफर्ट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए लगें, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ, एज वेल एज अपने पर्सनल गोल्स को भी। देखो, पर्सनल गोल्स से यहाँ क्या मतलब है, एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वर्क कर रहा है, लेकिन उसका मेन मोटो उसमें यही होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तभी एक एम्प्लॉय ग्रो करेगा, राइट। ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अच्छा मिलेगा तभी एम्प्लॉय का भी प्रमोशन होगा, एम्प्लॉय की भी सैलरी तभी इंक्रीज होगी, राइट। तो यहाँ पर उसका पर्सनल गोल होता है अपने लिए। कोई भी एम्प्लॉय वर्क करता है तो अपने बारे में सोच कर ही करता है, ठीक है। जब तक उसे ये नहीं लगेगा कि मुझे इसमें कोई बेनिफिट है, तब तक वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क कर ही नहीं सकता, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर मैनेजर्स को ये ध्यान रखना है कि जो एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव हैं और पर्सनल गोल्स जो हैं एम्प्लॉयज़ के, वो उन दोनों के बीच में हार्मनी बनी रहे। यानी एम्प्लॉयज़ इस चीज़ के लिए मोटिवेट होते रहें कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, जिससे उनके पर्सनल गोल्स भी अचीव हो सकें, ठीक है। द आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि एक पर्सन
एक एम्प्लॉय को एक ही अपने सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आपका सुपीरियर है या ये कहें ये एक मैनेजर है, ठीक है। इसके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी इसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ए से ही ऑर्डर्स मिलने चाहिए, ठीक है। आप एक से ज़्यादा सुपीरियर मत रख दीजिए। इट्स सो ऑब्वियस। देखो आप अपने घर में हो, ठीक है। अब आपको आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर सब एक साथ अगर ऑर्डर देंगे तो आपके लिए एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा कि आप किसकी बात पहले सुने, राइट। तो ये कन्फ्यूज़न होगी, कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, ठीक है। आपने एक का काम कर दिया तो दूसरे को बुरा लग जाएगा, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, इसलिए ये रूल है कि यूनिटी ऑफ कमांड हमें फॉलो करना होता है। यानी कमांड जो रिसीव होगी एक एम्प्लॉय को वो एक ही पर्सन से होगी, एक टाइम पर उसे एक ही पर्सन से कमांड रिसीव होनी चाहिए, ऑर्डर रिसीव होना चाहिए, सो दैट किसी भी तरह की कन्फ्लिक्ट्स ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, ठीक है। एक ही पर्सन से आपको ऑर्डर मिलने चाहिए, एक ही सुपीरियर से। ये टैगलाइन कई बार एग्जाम में आई है, वन पर्सन शुड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन बॉस, यानी एक पर्सन सिर्फ एक बॉस को ही अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही, यानी इस बॉस ने अगर आपको कोई वर्क दिया है, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस ही बॉस को रिपोर्ट करना है कि सर मैंने इतना काम कर लिया है, ठीक है। आप इन्हीं के प्रति अकाउंटेबल हैं, आपको जो जवाब देने हैं सिर्फ इनको देने हैं, ठीक है। तो यही लाइन है, वन पर्सन should be accountable to only one boss. If a person receive order from more than one superior, it create chaos, confusion, conflict and disorder. जैसे कि कहा कि अगर आपको एक से ज़्यादा लोगों से ऑर्डर्स मिलेंगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, कन्फ्यूजन होगी, एम्प्लॉय भी परेशान हो जाएंगे कि वो किसकी सुने, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होना चाहिए। पॉइंट है आपका अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। यहाँ पर ये क्या कहा गया है कि आप डायरेक्शन टेक्निक को अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ करें, ठीक है। देखो डायरेक्शन में आप चाहते तो यही हो कि आपके एम्प्लॉयज़ जिस तरह से आपको वर्क बताया गया उसी तरह से वर्क करें, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। और आपको ये भी पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। हर एक का नेचर अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है, कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं, नीड्स भी अलग होती हैं, राइट। तो यहाँ कहा गया कि आप डायरेक्शन टेक्निक इस तरीके से यूज़ करें कि इन सब की डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट एटीट्यूड्स भी हैं, उसके बावजूद भी आप इन्हें मैनेज कर पाएँ, इन्हें मोटिवेट कर पाएँ और लीड कर पाएँ, राइट। तो डायरेक्शन टेक्निक हमें इनकी नीड्स, कैपेबिलिटीज़ और इनके जो डिफरेंसेस हैं उन्हें ध्यान में रखकर यूज़ करनी चाहिए, जिससे आप अच्छे से उन्हें डायरेक्ट कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैनेजरल कम्युनिकेशन। इट मीन्स कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए मैनेजर और उनके सबऑर्डिनेट्स के बीच में, ठीक है। यानी जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो क्लियरली उनके पास जानी चाहिए, उनसे प्रॉपर फीडबैक लीजिए कि ये इंस्ट्रक्शंस आपको समझ में आई या नहीं आई, राइट। प्लस उनके भी आइडियाज़ लीजिए, उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, और जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसमें उन्हें भी इन्वॉल्व कीजिए, राइट। उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए। तो कम्युनिकेशन तो टू वे प्रोसेस है, राइट। तो मैनेजर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शंस दें, उनसे प्रॉपर फीडबैक लें, राइट। और एम्प्लॉयज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपने सजेशंस, अपने आइडियाज़ मैनेजर को बताएं, राइट। अब इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर का देखो एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं, तो अगर मैंने आपसे कहा, या आपसे नहीं, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ से कहा कि भाई कूद कर देखो, ठीक है। एक वेल था, एक कुआं था, और मैंने आपसे कह दिया कि कूद कर देखो। आप कूद गए और आपके लग गई चोट, ठीक है। जब आप बाहर आए तो मैंने कहा भाई मैंने ये थोड़ी कहा था कूद कर देखो, मैंने तो ये कहा था देख कर कूदना। अब दोनों लाइन सिमिलर हैं, इंस्ट्रक्शंस तो मैंने दी थी, ठीक है, लेकिन सामने वाले पर्सन ने उसे लिया किसी और तरीके से। तो अगर पहले तो आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है और उसके बाद आपको उनसे प्रॉपर फीडबैक लेना है कि आपको सही इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, ठीक है, आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मिली है, आप उनसे दोबारा क्लैरिफाई कीजिए, उनसे प्रॉपर फीडबैक लीजिए, राइट। प्लस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या करना है, फ्री फ्लो होना चाहिए आइडियाज़ का। इट मीन्स एज अ मैनेजर आप भी उन्हें अपने आइडियाज़ दीजिए और एज अ सबऑर्डिनेट वो भी आपको अपने आइडियाज़ दें। तो देखो जो एक्चुअल लेवल पर वर्क कर रहा है, सबऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं, तो उनके आइडियाज़ बहुत वैल्यूएबल भी होते हैं। उन्हें पता है ग्राउंड रियलिटी कि वर्क कैसे हो रहा है, तो उनके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। इन्फॉर्मेशन, सजेशंस, कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस, ये सब आपका फ्री फ्लो होना चाहिए। यानी एक सबऑर्डिनेट को डर ना लगे मैनेजर को कुछ बताने में, और एक मैनेजर भी प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे अपने सबऑर्डिनेट्स को और प्रॉपर तरीके से सुने अपने सबऑर्डिनेट्स की बातों को, राइट। तो मैनेजरल कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर आप चाहते हो
कि आप प्रॉपर तरीके से या सही तरीके से आप उन्हें डायरेक्ट करो, गाइड करो, तो सिर्फ एक बॉस और सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप नहीं चलती, ठीक है, आपको थोड़ा फ्रेंडली भी होना पड़ेगा। यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देखो बहुत सारे इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय के कुछ ना कुछ अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे सारे इनफॉर्मल ग्रुप्स के बारे में पता हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, ठीक है, प्लस वो इनफॉर्मल ग्रुप्स किसी भी तरह से मैनेजमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे, ठीक है। कुछ ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही मतलब यूज़फुल नहीं रहते, ठीक है, कि उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ जाते जा रहे हैं वो वर्क को ध्यान से नहीं कर रहे हैं, वर्क को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि कितने इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, ठीक है। दूसरा, आपको भी थोड़ा बहुत उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए जिससे आपको उनके व्यूज़ पता लग सकें, ठीक है। अगर आप थोड़ा फ्रेंडली उनके साथ होंगे तो आपको उनके बारे में पता लग सकेगा, जिससे आप इफ़ेक्टिव डायरेक्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, तभी लोग आपसे मोटिवेट होंगे और आपकी बातें सुनेंगे और आपसे इन्फ्लुएंस होकर वो वर्क अच्छा करेंगे। मैनेजर शुड एक्सरसाइज गुड लीडरशिप एज इट कैन इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट पॉजिटिवली विदाउट कॉजिंग डिससेटिस्फैक्शन अमंग दैम। यानी एक मैनेजर के अंदर गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए लीडरशिप की, जिससे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस कर सके पॉजिटिवली और किसी भी तरह की डिससेटिस्फैक्शन सबऑर्डिनेट्स के मन में ना रहे, राइट। नेक्स्ट है आपका फॉलो थ्रू। देखो मैंने आपको गाइड कर दिया, सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी, मोटिवेट भी कर दिया, राइट। अब वर्क आपने किया तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक मेरा काम नहीं है, ये जो वर्क हुआ है अब इसे चेक करना भी मेरा ही काम है, राइट। तो यहाँ क्या है, फॉलो थ्रू, यानी आप आगे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद आप बैठ नहीं जाएंगे, आप आगे भी चेक करेंगे कि वर्क कैसा हो रहा है। अ मैनेजर नॉट ओनली इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन बट ऑल्सो फॉलो अप द परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ so as to ensure that the work is being performed as desired। यानी आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस देकर नहीं बैठेंगे, आप फॉलो अप भी करेंगे कि जो परफॉर्मेंस मैंने उन्हें बताई है, जिस तरीके से मैंने उन्हें बताया है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस वैसी ही होनी चाहिए, यानी जो डिज़ायर्ड वर्क हमें चाहिए वैसा वर्क एम्प्लॉयज़ हमें दें। He should intelligently oversee his subordinates at work and correct them whenever they go wrong। यानी आपको अच्छे से उनको ऑब्जर्व करना है, अपने सबऑर्डिनेट्स को, उनके वर्क को ध्यान में रखना है और इंस्ट्रक्शंस क्लियर देने के बाद भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उन्हें करेक्ट करेंगे, राइट, सो दैट एट द एंड वर्क आपको सही मिले, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक एंड में आपको जाकर ना मिले। जो भी चीज़ें हैं आप उसे स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दीजिए, राइट। तो ये थे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट है आपके एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। ये आपके 5 एलिमेंट हैं जिनके ऊपर ये पूरा चैप्टर आगे बेस है, ठीक है। तो अभी आप इनके सिर्फ नाम ध्यान रखिए, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर आपको टॉपिक आगे पढ़ना है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो क्या एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के? सुपरविजन यानी सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, लीड करना और कम्युनिकेट करना अपने सबऑर्डिनेट के साथ, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे डायरेक्टिंग की, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।